दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे तीसरे विश्व युद्ध की आहट की। हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव की। दरअसल ये तनाव पहली बार नहीं हुआ है। रूस पहले भी यूक्रेन के क्रीमिया पर बलपूर्वक कब्जा कर चुका है। यूएसएसआर के टूटने के बाद रशिया बना। यूक्रेन भी पहले यूएसएसआर या कहे आज के रशिया का हिस्सा था और एक महत्वपूर्ण स्टेट था। रूस के कई महत्वपूर्ण हथियार और परमाणु जखीरे यूक्रेन के पास रह गए थे, जिन्हें यूक्रेन कई वर्षों से दूसरों को बेचने की कोशिश कर रहा था, जिससे रूस की हथियार मार्केट पर असर पड़ रहा था। इससे भी बड़ी बात यह थी कि यूक्रेन का झुकाव पश्चिमी देशों की तरफ बढ़ता जा रहा था, जिससे रूस बेहद चिंतित था, क्योंकि पश्चिमी देशों की सेना यूक्रेन में अपना डेरा डाल रही थी। यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने रूस पर विद्रोहियों को समर्थन देने के लिए अपने सैनिकों और हथियारों को भेजने का आरोप लगाया था। मॉस्को ने इससे इनकार किया था और आरोप लगाया था कि अलगाववादियों से जुड़ने वाले रूसी कार्यकर्ता थे। यूक्रेन के पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र डोनबासी को भारी हमले से तबाह करने वाली लड़ाई में 14,000 से अधिक यूक्रेन के नागरिक मारे गए थे। यूक्रेन ना तो यूरोपीय यूनियन और ना ही नाटो का हिस्सा है, फिर भी उसकी पश्चिम यूरोप और नाटो के बीच निकटता रूस के माथे पर शिकन ला देती है और वह इसे अमेरिकी नेतृत्व में उसके प्रभावी क्षेत्र में सीधे हस्तक्षेप के रूप में देख रहा है। 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर तब कब्जा कर लिया था जब यूक्रेन की जनता यूरोपीय संघ के साथ गहरे आर्थिक संबंधों पर जोर दे रही थी। इस दिशा में उठाए गए कदम को यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने रद्द कर दिया था, जो बाद में यूक्रेन की जनता के भारी विरोध के चलते देश से भाग गए थे। एक महीने बाद मार्च 2014 को रूस की सेना क्रीमिया में पहुंच गई और उस पर कब्जा कर लिया और एक विवादित या कहें नकली जनमत संग्रह के तहत रूस द्वारा दुनिया को यह दिखाया गया कि क्रीमिया की जनता ने रूस का समर्थन किया है। आज यूक्रेन से लगने वाली रूस की सीमा पर कई महीनों से करीब 1.5 लाख रूसी सैनिक तैनात हैं। अमेरिका का कहना है कि रूस इस देश पर हमला करने वाला है, जबकि यूक्रेन ने भी जनवरी के पहले हफ्ते में हमले की आशंका जताई थी। पूरे यूरोप में इस घटना को लेकर डर है। पश्चिमी देशों की चिंताएं हैं कि अगर यह तनाव बढ़कर युद्ध की दहलीज तक पहुंचा तो इसकी आग पूरे यूरोप में फैल सकती है और दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस युद्ध में हुए नुकसान के मुकाबले दुनिया ने इतने खराब हालात नहीं देखे होंगे। बहुत से लोगों के दिमाग में यह बात है कि इतनी फौज और तोपखाना लगाने के बाद भी रूस ने अब तक यूक्रेन पर हमला क्यों नहीं किया। दरअसल इसके पीछे की वजह है यूक्रेन के उस साल का मौसम। दरअसल इस साल यूक्रेन में सर्दी नहीं पड़ी है, अभी भी ज़मीन गीली है और हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन कीचड़ की तरह है। आमतौर पर जनवरी में यूक्रेन की ज़मीन जम जाती है। अगर ऐसा होता तो रूस अब तक हमला कर चुका होता। अमेरिका का मानना है कि रूस की ज़मीन जमने के बाद टैंक और भारी तोपों से यूक्रेन पर हमला बोल देगा। अगर अभी हमला बोला तो उसकी सेना दलदल में फंस जाएगी। यही कारण है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ज़मीन पर सेना की हरकत से ज़्यादा वहाँ के मौसम पर नज़र बनाए हुए हैं। अमेरिका का मानना है कि अगर मसले को जल्द नहीं सुलझाया गया तो रूस फरवरी में हमला बोल देगा। रूस की तरफ से भी यही संकेत मिल रहे हैं कि वो इस मसले को और ज़्यादा नहीं खींचेगा, वो फरवरी मध्य तक हमला कर देगा। रूस ने युद्ध से पहले के सैनिक अभ्यास को अपने अंतिम चरण की रूपरेखा को अंजाम दे दिया है। इस बीच रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ भी रूस का धैर्य अब जवाब दे चुका है, क्योंकि रूस ने आश्वासन मांगा था कि नाटो उसके क्षेत्र के करीब विस्तार नहीं करेगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने रूसी सरकार की युद्ध की योजनाओं के आगे बढ़ने पर मानवाधिकारों के उल्लंघन और युद्ध अपराधों की चेतावनी रूस को दे दी है। अमेरिका के पास खुफिया जानकारी है कि रूस यूक्रेन पर हमले का बहाना बनाने के लिए पूर्वी यूक्रेन में अपनी सेना पर फॉल्स फ्लैग अभियान की योजना बना रहा है। फॉल्स फ्लैग
मतलब अपने ही फौजियों पर हमला करके दूसरे मुल्क पर हमला कर देना और युद्ध शुरू करने का सारा इल्ज़ाम उस दूसरे मुल्क पर डाल देना। युद्ध में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उसे भी कहा जाता है जहां पर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने वाले की पहचान को पूरी तरह से छिपाया जाता है। इतना ही नहीं, इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने वाला यदि पकड़ा जाता है तो उसमें हमलावर देश द्वारा अपनी भूमिका से पूरी तरह से मुंह फेर लिया जाता है। इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने वालों को इस बात की पूरी जानकारी होती है कि यदि वह पकड़े गए तो सरकार उन्हें किसी भी तरह से स्वीकार नहीं करेगी कि वो उनका आदमी था। इस तरह के ऑपरेशन को कवर्ट ऑपरेशन भी कहा जाता है। अमेरिका खुफिया विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि उनका मानना है कि रूस यूक्रेन को हमलावर के रूप में बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार अभियान चला रहा है। रूस चाहता है कि युद्ध शुरू करने से पहले वो अपने पक्ष में दुनिया का माहौल बना ले और अपने मारे गए सैनिकों का ठीकरा यूक्रेन के सर फोड़ दे। यूक्रेन के खिलाफ रूस के साइबर हमले का लंबा इतिहास रहा है। पिछले दिनों रूस ने यूक्रेन के कई महत्वपूर्ण वेबसाइट्स को हैक कर लिया था, जबकि रूस यूक्रेन के खिलाफ साइबर हमलों से इनकार करता रहा है। रूस का ये आचरण युद्ध से पहले की आहट है। रूस यूक्रेन पर सुनियोजित तरीके से हमला करना चाहता है। रूस नाटो से भी खफा है, खासतौर पर वह अमेरिका को सख्त जवाब देना चाहता है। यूक्रेन के उच्च अधिकारियों के अनुसार देश की कैबिनेट 7 मंत्रालयों, कोषागार, राष्ट्रीय आपदा सेवा और पासपोर्ट तथा टीकाकरण प्रमाण पत्र संबंधी राज्य सेवा की वेबसाइट हैकिंग की वजह से अब बंद कर दी गई हैं और वो उपलब्ध नहीं हैं। यूक्रेन द्वारा अपने महत्वपूर्ण विभागों को और अधिक दुरुस्त और प्रभावी बनाने और युद्ध से पहले रूस के किसी भी साइबर अटैक की हरकत को नाकाम करने के लिए बड़े पैमाने पर यूक्रेनी सरकारी वेबसाइटों को साइबर हमलों के बाद ऑफलाइन कर दिया है। क्या रूस सीमा पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन या यूं कहें कि तोप से चलाए जाने वाले छोटे परमाणु बमों की तैनाती कर रहा है? रूस पिछले 8 साल से यूक्रेन में रूसी मिलिटेंट्स की मदद कर रहा है, जिसमें अब तक 14,000 लोग मारे जा चुके हैं और कई हजार घायल हो चुके हैं। 2014 में उसने यूक्रेन से क्रीमिया हथिया लिया था और अमेरिका कुछ भी नहीं कर पाया था। इस वक्त रूस की सेना हमले के लिए तैयार है क्योंकि वो ज़मीन पर युद्ध की प्रैक्टिस कर चुका है, यानी सारे वॉर गेम्स को टेस्ट कर लिया गया है। इसीलिए सीमा पर शांति के बावजूद ये नहीं कहा जा सकता कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन कब अपना मन बदल लें और यूक्रेन पर हमला बोल दें। जंग की आहट ने सबको चिंता में डाल दिया है। अगर युद्ध हो ही जाता है तो इसके भीषण परिणाम होंगे। ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध के खतरे से भी ज़्यादा दूर नहीं रह पाएगा। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाकर सही वक्त पर नए प्रोग्राम्स की खबर प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।